तो आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो आपको पहले ही बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक कितना कितना, ध्यान दो। एक इलेक्ट्रोकेमिकल से, एक इलेक्ट्रोलाइसिस, एक कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, उसके बाद है सेल बैटरीज, और तब आपका है कोरोजन रस्टिंग। 5 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक पढ़े हैं, जो सबसे कठिन टॉपिक है वही इलेक्ट्रोकेमिकल से जो पढ़ लियो, बाकी सब अब इजी टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कहता है कि वह फिनोमिनन जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करके, ठीक है, सब्सटेंस को क्या करें, ब्रेक करें, या इसको यह कहो कि वह फिनोमिनन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो उसमें केमिकल चेंजेज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लिखोगे electrolysis, the process of chemical decomposition, the process of chemical decomposition of electrolyte bypasses the electric current, bypasses the electric current through the solution is called electrolysis, is called electrolysis. It's called electrolysis. थोड़ा देखा भाई, बहुत कूल मन से, अरे बहुत शांत मन से, एकदम फ्रेश मन से इस प्रोसेस को समझना है। चला, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन बातों को आप गौरपूर्वक नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। और जो विद्यार्थी अगर आप वीडियो देख रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस को समझना चाह रहे हैं तो आप इत्मीनान से थोड़ा देर के लिए कूल हो जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत काम का चीज़ है। बताइए, आपको मोबाइल चार्ज करना है, आपको इन्वर्टर का बैटरी चार्ज करना है, गाड़ी में भी बैटरी लगाओ वहाँ भी चार्ज करना है, मतलब एक काम हमको तो जनरल डे टू डे लाइफ का है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बाबू, एक कंटेनर होता है, एक होता है कंटेनर। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इसमें क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 कंटेनर था, एक एनोड के लिए और एक, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में एक ही कंटेनर होता है और इसी में एनोड होता है। इसी में देखिए, यहाँ पर मेटल का रॉड लेते हैं। देखिए 2 चीज़ ले सकते हैं, यहाँ पर वह रॉड सब्सटेंस लेते हैं रॉड के रूप में जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकें। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमारे पास क्या है, मेटल रॉड है या ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के रॉड से भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसको चला हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है आइदर क्या होगा, मेटल रॉड होगा या हमारा क्या होगा, ग्रेफाइट रॉड होगा। और कुछ तो ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको एक सोर्स, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब ना केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, तो हमको एक सोर्स चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। तो यहां पर चला हम लेते हैं एक बैटरी ले लेते हैं। अच्छा, बैटरी में क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और यह नेगेटिव टर्मिनल है। तब पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुटा है वो हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव टर्मिनल से जो टूटा है वह है नेगेटिव। ये बर्तन लिए, अब इस बर्तन में एक ऐसा सब्सटेंस लेना है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सके। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो सब्सटेंस होता है 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, एक तो हम लोग पढ़ते हैं अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में, तो वहां पर 2 तरह का सब्सटेंस होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम क्लासिफाई करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर तो क्या क्या होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर,
सेमीकंडक्टर। अगर हम सॉल्यूशन में क्लासिफाई करें सब्सटेंस को तो दो प्रकार का होगा, एक होगा इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। चला, और ऑलरेडी सॉल्यूशन में बहुत चर्चा हुआ है भंटक फैक्टर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन और एक्वस स्टेट, या इसके मोल्टेन स्टेट में या इसके एक्वस स्टेट। मोल्टेन स्टेट का मतलब पिघला हुआ वाटर का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, नहीं तो पिघला हुआ। अब सॉल्यूशन क्या हुआ, जहां वाटर ज्यादा होगा और ये सब्सटेंस क्या होगा, कम होगा, तो यह हो गया इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यहां पर हम एक इलेक्ट्रोलाइट मान लो ले लिए, चला AB, हम एक लेट्स इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, AB। और इलेक्ट्रोलाइट इसलिए है कि आयन में ब्रेक करता है, किस में ब्रेक करता है, आयन में A+ और B-। ठीक है, यह हो गया इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यह हो गया केटायन, और निगेटिवली चार्ज है तो यह हो गया एनायन। यानी यही ना आयन इसमें रहता है, चला ये ना आयन इसमें रहता है। तो ये मत समझना है कि क्यू में खड़ा है, नहीं, ये इधर उधर घूमते रहता है, इस आयन फ्रीली घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इसी आयन के माध्यम से इसमें करंट फ्लो होगा। क्यों, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यह नेगेटिव, तो जो आयन है वह मूव करेगा। इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं आयन के मूवमेंट से, तो जो आयन है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अब जैसे मान लो यह A+ है, केटायन है, केटायन, तो ये जाएगा निगेटिव की तरफ, किधर जाएगा, और जो ये हमारा निगेटिव साइन है, आ जाओ, ये किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। ये केटायन किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ, और यह एनायन किधर जाएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड है इनका नाम इस आयंस के नाम पर है। केटायन जिस पर गया ये हमारा क्या है, केटायन। केटायन जिस पर गया उसको कह दिए कैथोड, इसीलिए नाम इसका क्या पड़ा, कैथोड। और एनायन जिस पर गया उसका नाम क्या हो गया, एनोड। तो हम लोग वहां भी एक डिफरेंस की बात किए थे कि अच्छा, ये जो बर्तन में, जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यह हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, बोलो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेपरेट कंपार्टमेंट है फॉर एनोड एंड कैथोड के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंपार्टमेंट में एनोड और कैथोड है, इसीलिए डायरेक्ट रिडॉक्स है, वह इनडायरेक्ट रिडॉक्स है। वहां एनोड जो है निगेटिव था, यहाँ एनोड क्या है, पॉजिटिव। वहां कैथोड पॉजिटिव था, यहाँ कैथोड क्या है, निगेटिव। यह बेसिक डिफरेंस है उसमें, ठीक है। हाँ, समझ में आया है क्या? हाँ, इसमें साल्ट ब्रिज तक होता ही नहीं है, क्योंकि साल्ट ब्रिज की यहाँ आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। अब ये जो आयन मूव करता है ना इस बर्तन में, तो अब इस आयन जो मूव करता है उसका टोटल कैरेक्टर पढ़ना है कंडक्टिविटी सेल में। उसमें बात हमको यहां पर यह पढ़ना है इस टॉपिक में, डिकम्पोजिशन होने के बाद एनोड पर और कैथोड पर क्या होता है, यह पढ़ना है कि एनोड पर जो इसे मान लो एनायन गया एनोड पर तब क्या होगा, केटायन गया कैथोड पर तब क्या होगा। अब एक सिंपल सोचो, ये जो हमारा B- है एनायन है, ये एनायन है, इलेक्ट्रॉन लेकर कैरी कर रहा है। तब जब यहां पर आएगा एनायन इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है तो क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि हमारे सर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, हट जाए, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो एनायन जब इलेक्ट्रॉन पर लॉस करेगा तो यानी यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये सोचो क्यों ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, क्योंकि एनायन है, इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का करेगा, लॉस करेगा। अच्छा, ये केटायन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये कैथोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये क्या हो गया, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। और यही ऑक्सीडेशन के कारण जो एनोड पर फेनोमिनन होगा, रिडक्शन के कारण जो कैथोड पर फेनोमिनन होगा, उसको हम लोग कहते हैं सेल रिएक्शन। क्या कहते हैं, तो सेल रिएक्शन देखो हम लोग अगर लिखें सेल रिएक्शन,
ठीक है, तो पहले लिखेंगे एट एनोड, एट एनोड, एनोड हमारा क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। यहां पर कौन जाएगा बोलो, ए प्लस बी माइनस में कौन जाएगा बी माइनस, तो ये बी माइनस आया और यहां इलेक्ट्रॉन का किया लॉस कर दिया, तो इसके चारों तरफ बी जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा बी। एट कैथोड, एट कैथोड ये निगेटिव है, यहां पर क्या होगा रिडक्स, तो यहां जो ए प्लस है या इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा ए, यानी इसके चारों तरफ क्या जमा हो जाएगा ए। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी हम पास किए ए बी से होकर तो डिकम्पोज हो गया, ए बी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए डिकम्पोज हो गया, एनोड पर बी जमा हो गया और कैथोड पर ए जमा हो गया। इसी फेनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और जिस कंटेनर में कराते हैं उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेट। समझ में आया, तो नोट कर लो सर। देखो सब चला, यहां पर हमको क्या देखना है कि इस इलेक्ट्रोड पर जो सब फिनोमिनन हो रहा है डिकम्पोज होने के बाद, वह इलेक्ट्रोड पर क्या फिनोमिनन होगा यह देखना है। अब इसमें करंट कम फ्लो होगा ज़्यादा फ्लो होगा, कंसंट्रेशन का क्या होगा नहीं होगा, वह हमारा टॉपिक कंडक्टिविटी से है, समझ में। हाँ, अब तो तुम्हारा सवाल है कि सर इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कहानी है, वो सब कहानी है, इलेक्ट्रोड का भी कहानी है, इलेक्ट्रोलाइट का भी कहानी है, पूरा मजेदार कहानी है। मतलब आपको ये टॉपिक कभी नीरस होने नहीं देगा, ठीक है। अब ये इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोड, तो लिखोगे इलेक्ट्रोड, क्या टॉपिक है इलेक्ट्रोड। ऐसे चला किताब बंद कर दो, एकदम सही पढ़ाओ, तो गलती नहीं पढ़ाओ, ध्यान दो। हाँ, चूंकि देखिए कंफ्यूज करते रहोगे। अब इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड का डिफिनेशन लिखना जरूरी है। वर्ड जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, लिखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो उसमें पहला लिखोगे फर्स्ट। सुनो सब, ऐसे भी पढ़ना चाहिए कि आप किसी को समझा सके। देयर टू टाइप, फर्स्ट लिखोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब देखो नाम से क्या लग रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इसका मतलब है कि ये सेल रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा, यानी यह कुछ कर ही नहीं रहा, बस इसका एक सिंगल काम है इलेक्ट्रिसिटी पास करना, ठीक है। तो लिखोगे द इलेक्ट्रोड्स विच डज नॉट टेक पार्ट इन, द इलेक्ट्रोड्स विच डज नॉट टेक पार्ट इन, does not take part in chemical reaction, does not take part in cell reaction, chemical reaction nahi, cell reaction. The electrode which does not take part in cell reaction are called inert electrode, are called inert electrode. इसमें एग्जाम्पल लिख लो, प्लेटिनम, प्लेटिनम संकेत क्या होता है पीटी, ब्रैकेट में सिंबल लिख लेना पीटी। गोल्ड, गोल्ड एयू, सिल्वर। और तुम लोग जान चुके हो कि यह क्यों इनर्ट है, कि एसआरपी का मान इतना ज्यादा है ना, इसे कोई इलेक्ट्रॉन छीन भी नहीं सकता है, इनर्ट है। दूसरा है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड which take part in, the electrode which take part in cell reaction known as active electrode, known as active electrode. अब देखो जिस मेटल का साल्ट लिया जाए, जैसे मान लो
कि हमने क्या किया कि जिंक का साल्ट लिया ZnSO4। अब ZnSO4 का साल्ट लिया, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो वह एक्टिव होगा। बात समझे ना, कि जिस मेटल का साल्ट हो और उसी मेटल्स का इलेक्ट्रोड हो तो वह हमारा क्या होगा, एक्टिव। ठीक है, तो लिखिएगा द इलेक्ट्रोड ऑफ दोज मेटल, द इलेक्ट्रोड ऑफ दोज मेटल are active when present in salt of on metal, the salt of on metal, OW on माने अपने मेटल, salt of on metal such as Zn is active electrode in ZnSO4, Zn is active electrode in ZnSO4, comma Cu active electrode in CuSO4, Cu active electrode in CuSO4, Ag active electrode in AgNO3, एक्सेट्रा। थोड़ा सा दिमाग में बहुत सारा चल रहा होगा क्वेश्चन, क्या चला, बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या है कैसे है। देखो यहां पर मान लो कि बर्तन है और इसमें हमने ले लिया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्या ले लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम का है और ये भी क्या है, प्लेटिनम का है, और ये पॉजिटिव और यह निगेटिव। और इसमें हमारा क्या है, समझा, ZnSO4 सॉल्यूशन है, ZnSO4 सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो ZnSO4 सॉल्यूशन है का मतलब वाटर ज्यादा है और जिंक सल्फेट क्या है, कम है। तो आगे हम लिखाने वाले हैं कि जब ZnSO4 यहां पर, चूंकि देखो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग ZnSO4, लेकिन ZnSO4 के फॉर्म में थोड़े रहता है, वह किस फॉर्म में रहता है, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। और इसमें वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वाटर भी डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस। यानी इस बर्तन में जिंक आयन है, H प्लस आयन है, सल्फेट आयन है, OH माइनस आयन है। तो अब देखो इसमें ये जो प्लेटिनम है कोई रोल नहीं कहता है कि जिस आयन को जिधर जाना है उधर जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर हमने इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, किसका इलेक्ट्रोड ले लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, अब इसमें भी तो वही आयन होगा, इसमें भी जो हम लोग लिए हैं, तो क्या लिए हैं, ZnSO4 सॉल्यूशन। तो सेम ना बात होगी, तो इसमें भी क्या होगा, जिंक का H प्लस आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड। अब इस स्थिति में जब जिंक है ना, तो ये लोग जो है, ये लोग इस साइड हो जाएंगे, ये लोग क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, क्योंकि अब यह एक्टिव है। अब इसमें क्या होगा कि जो इस सॉल्यूशन का जिंक आयन है वह जाकर यहां डिपॉजिट होगा, और जितना अमाउंट में डिपॉजिट होगा उतना ही अमाउंट में एनोड के द्वारा जिंक आयन कहां चला आएगा, सॉल्यूशन। एक मिनट नहीं निकल कीजिए, आवाज आ रही है। अब ये लोग दो चार बार हम थोड़ा देखे भी हैं, पता नहीं आप लोग इशारा समझे हैं कि नहीं समझे हैं। ये लोग क्या है, ये लोग यहां पर एकदम साइड हो जाएगा, ये खुद भाग ले रहा है, मतलब जिंक आयन जाकर डिपॉजिट होगा किस पर, कैथोड पर। और जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा ना, उतना ही अमाउंट एनोड के द्वारा जिंक आयन चलाएगा कहां पर, सॉल्यूशन। यानी एनोड ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
तो धीरे धीरे क्या होगा, चला ये एनोड धीरे धीरे क्या होगा, गलना शुरू होगा, और धीरे धीरे कैथोड तुम्हारा क्या होगा, मोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक समय आएगा इसे खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस मेथड का यूज करते हैं हम लोग मेटलर्जी में, रिफाइनिंग ऑफ प्योर इम्प्योर मेटल में। इम्प्योर मेटल का एनोड बना देंगे और प्योर का कैथोड। प्योर क्या बना देगा, कैथोड। ठीक है, और तो इसमें से प्योर मेटल आयन का हो जाएगा, कैथोड पर जाएगा, क्या होगा, जमा होगा, और धीरे धीरे सारा इंप्योरिटी नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। वैसे ही मान लो कॉपर सल्फेट ले लो, यहां कॉपर सल्फेट ले लो तो कॉपर इलेक्ट्रोड ले लो, तो फिर ये लोग क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, और ये सब जाकर आपका क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। आया समझ? तो ये हमारा क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, और ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब मान लो कि अगर हम निकेल नाइट्रेट में निकेल ले लें तो एक्टिव होगा। हाँ, अब देखो सोडियम जो है बड़ा एक्टिव मेटल है, सोडियम का रड लोगे पानी में आग पकड़ लेगा, वो हम ले नहीं सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट का मेटल तो इलेक्ट्रोड के रूप में कभी काम करेगा ही नहीं। ठीक है, आयरन का रखोगे तो आयरन तो जंगे लग जाता है, तुरंत खराब हो जाएगा, उसका क्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लोग इस सब की बात करते थे। इसीलिए इलेक्ट्रोड कितने टाइप का हो गया, दो, एक हो गया इनर्ट और एक हो गया एक्टिव। तो मेरे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, देखो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब देखो मैं उसमें इलेक्ट्रोड डिफरेंट यूज कर रहा है, कभी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है, कभी जिंक यूज कर रहा है, या कॉपर यूज कर रहा है। तो इतना सारा चीज पढ़ोगे तब जाकर सवाल आपसे क्या होगा, बनेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब ये हो गया। अब लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग इधर समझ आ गया ना, कल समझा दिए ताकि आपको। अब लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, द केमिकल सब्सटेंस through which electricity pass in their molten or aqueous solution. Electricity pass, electricity can pass, लिखो, electricity can pass through their molten or aqueous solution known as electrolyte, known as electrolyte। ठीक, अब देखो यहां इलेक्ट्रोलाइट का भी स्टेट है, लिखा हुआ मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन। तो लिखोगे देयर आर टू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देयर आर टू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला लिखोगे मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट। ठीक, अब देखो मोल्टेन स्टेट में क्या दिमाग में लग रहा है, पिघला हुआ, यानी इस स्टेट में अमाउंट का मात्रा क्या है, कम है, वाटर का अमाउंट क्या है, कम है। तो लिखोगे इन मोल्टेन स्टेट द अमाउंट ऑफ वाटर, in molten state the amount of water is very small, therefore only electrolytes are dissociated, इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसोसिएटेड। जैसे एग्जांपल में लिखा रहा है मोल्टेन NaCl, क्या लिखा रहा है, चला मोल्टेन NaCl। तो अब यहां पर जब केवल NaCl को ब्रेक करना है
Na+। अगर मान लो लिखा रहे मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो ये हो जाएगा CaCl2, तो Ca2 + 2Cl-। ठीक है, यह है मोल्टेन NaCl, यह है मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। तो मोल्टेन स्टेट में ये हम लोग का रहेगा, ऐसा समझ में? तो नोट कर लो, केवल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करना है, क्योंकि वाटर तो काफी स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, नोट कर। इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, लिखो इन दिस स्टेट, इन दिस स्टेट water in excess amount, water in excess amount are present since water is also weak electrolyte, since water is also weak electrolyte, therefore water is also dissociate, therefore water is also dissociate along electrolyte, जबकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका एप्लीकेशन पढ़ाए थे आप लोगों को। जैसे मान लो लिखा रहे NaCl एक्वस सॉल्यूशन, NaCl एक्वस सॉल्यूशन, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। तो अब देखो यह है NaCl, तो ये ब्रेक होगा Na+ Cl-, लेकिन चूंकि वाटर एक्सेस है तो यहां पर वाटर को भी डिसोसिएट करना है, H+ OH-। और यही चीज हम बताए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने में, एक टॉपिक को हम बताए थे। अगर सॉल्यूशन में एक डिफरेंट टाइप का आयन, सेम आयन हो, डिफरेंट टाइप का सेम आयन हो, तो उसमें कौन जाकर पहले डिस्चार्ज होगा, ये पॉइंट हम लिखाए थे। आप अपने इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो एप्लीकेशन है उसमें देखिए लिखा हुआ है। और मान लो लिखा रहा है CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, देख लो अब तक हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन में टू प्रिडिक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट है, कट पॉइंट है कि नहीं? नहीं है। देखो यहां पर, अब यहां जब एक्वस सॉल्यूशन आ जाएगा, जरा ध्यान देना, जब मोल्टेन था तो उसमें एक ही प्रकार का केटायन था, केवल Na+। अब उस बर्तन में केटायन दो है, Na+ और H+। तो दोनों ना जाएगा कैथोड के पास, तो उसमें प्रेफरेंसली कौन पहले रिड्यूस होगा? तो SRP का मान H+ का ज्यादा है, 0 वोल्ट है, इसका तो माइनस में है। तो चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो जाएगा कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, Na+ मुंह देखते रह जाएगा। अगर हम यहां पर OH- और Cl- की देखें, तो जो SRP का मान है OH- से Cl- का कम है, यानी Cl- का SRP का मान कम है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो OH- Cl- में Cl- जाकर क्या करेगा, दे देगा। तो दो सीरीज भी लिखाया गया होगा आपको, केटायन और एनायन का। तो उसमें देखिए कि जब केटायन का बनाया गया तो ऐसे बनाया होगा, तो Na+ के बाद H+ है, और नीचे क्या लिखा गया, डिक्रीजिंग
डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखा होगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होता है वह जाकर पहले डिस्चार्ज हो जाता है। उसमें 2-4 लाइन भी आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन लोगे तो वहां पर तो एक ही प्रकार का 2 आयन है, जैसे Na+H+ में H+ जाएगा, Cu2+H+ में Cu2+ जाएगा, क्योंकि इसका एसआरपी का मान ज्यादा है। देखो इसीलिए हम पहले क्या करते थे कि पहले इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाते थे और तब इलेक्ट्रोकेमिकल से, लेकिन जब यह टॉपिक आता था तो लड़का भन्ना जाता था, समझ में नहीं आता था कि कैसे हो गया, ये कैसे डिसाइड होगा कि ये जाएगा और यह नहीं जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो। अब देखो, तो अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। उस बात को फिर से एक पॉइंट्स में हम लिखाना चाहते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लिखो, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, ठीक है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी according to this theory, according to this theory, dash जगह लिखो if more than one type of ions, if more than one types of ion are attracted towards a particular electrode, comma, then the one discharge is the ion which require least energy or which have lower discharge potential, देखो यह चीज बहुत समझ पर अगर नहीं भी आए तो हमारा एसआरपी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको समझाने में क्या है, सक्षम है, वह समझाने में सक्षम है एसआरपी, ठीक है। अब देखो यहां पर फॉर केटाइन, ठीक है। तो केटाइन में आपका काना, ठीक है, काना का यहां पर हम उसी को ले रहे हैं जो नॉर्मली आपका क्या होता है, ईज होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा भी कुछ अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो चूंकि जानते हो कि एसआरपी का मान इधर जाओगे तो बढ़े, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो, यहां हाइड्रोजन का 0 है, बाकी इसका निगेटिव है और इसका क्या है, पॉजिटिव। तो अगर इधर से इधर जाओगे तो डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीजेज डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में Na+ आयन है और H+ आयन है तो कौन जाएगा, H+। अगर Zn2+ आयन है, H+ आयन है तो कौन जाएगा, H+ है, कॉपर आयन है तो कौन जाएगा, कॉपर। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाँ, का वैल्यू में कुछ चेंज है क्या, ठीक है, नहीं गलत, फॉर एन आयन ए डिक्रीजिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, नहीं इंक्रीजिंग लिखा दिया है तो गलत हो जाएगा वो गलत।
ठीक है, फॉर एनायन ठीक है, ये हमारा एनायन के लिए, ये हमारा किसके लिए है? एनायन के लिए। अब देखो किसी में अगर F माइनस और OH माइनस हो तो OH माइनस जाएगा, लेकिन OH माइनस Cl माइनस है तो Cl माइनस जाएगा, Cl अगर OH माइनस Br माइनस है तो Br माइनस जाएगा। ठीक है, नोट करो। अब देखो हमको इससे क्या फायदा होगा कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl, electrolysis of molten NaCl between platinum electrode, electrolysis of molten NaCl between platinum। अच्छा एक बात बताओ, अब फोटो बनाना जरूरी है? एक तो बात दिमाग में आ रहा है, नहीं इमेजिन हो रहा है कि नहीं, एक बर्तन होगा उसमें, बुआ इधर ध्यान दो सर, इसके लिए फोटो बनाना पड़ेगा कि ठीक है, एक बर्तन होगा उसमें प्लेटिनम का रड होगा, उसके भीतर में मोल्टेन NaCl होगा। ठीक है, तो जब मोल्टेन NaCl है तो केवल कौन डिसोसिएट होगा? तो केवल क्या डिसोसिएट कर दोगे? NaCl, तो यह हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। अब देखो एट एनोड, तो एनोड हमारा क्या है? पॉजिटिव, तो यहां तो कोई ऑप्शन है नहीं है ना, नेगेटिव तो यही है, क्लोराइड है, तो यहां जो क्लोराइड आयन आएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये हो जाएगा गैस। ठीक है, और एट कैथोड, तो कैथोड नेगेटिव है, तो यहां पर क्या होगा? Na प्लस, यह इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यह सोडियम क्या हो जाएगा? सॉलिड। तो अब देखो जब मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो एनोड पर क्लोरीन गैस है तो उसके डिपोजिट नहीं लिखेंगे, लिबरेट लिखेंगे। क्लोरीन गैस लिबरेट एट एनोड एंड सोडियम सॉलिड है तो डिपोजिट लिखेंगे, एंड सोडियम डिपोजिट एट कैथोड। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट अगर हमसे पूछा जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, तो बोलो क्या लिखेंगे? क्लोरीन गैस लिबरेट एट एनोड। ठीक है, एंड सोडियम डिपोजिट एट कैथोड। आ रहा है समझ में? चला, फोटो बनाने की जरूरत है, यहां पर इतना इमेजिनेशन आपका तगड़ा होना चाहिए कि आप इसको लिख सकें। ठीक है, नोट कीजिए। अब आओ सब दूसरा लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट दूसरा, aqueous solution of NaCl between platinum electrode, aqueous solution of NaCl between platinum electrode, between platinum electrode। अब देखो ये NaCl है, ये क्या है? NaCl, तो यह हो गया Na प्लस। अच्छा एक्वस सॉल्यूशन है तो इसके साथ साथ वाटर भी डिसोसिएट करना हो, तो वाटर डिसोसिएट करोगे H प्लस, नहीं H प्लस और OH माइनस, दोनों डिसोसिएट करना होगा। तो अब देखो, तो पहले अगर लिखोगे एट एनोड, तो बोलो एट एनोड पर,
तो एनोड हमारा पॉजिटिव है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अनुसार OH माइनस Cl माइनस में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? Cl माइनस। तब देखो यहाँ पर, तो ये 2Cl माइनस, ये हो गया Cl2 गैस, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अगर हम यहाँ पर कहें एट कैथोड, तो कैथोड हमारा निगेटिव है, कैथोड हमारा क्या है? निगेटिव है। कैथोड हमारा क्या है? निगेटिव। निगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव जाएगा, नहीं जाएगा? तो पॉजिटिव में कौन जाएगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, हाइड्रोजन जाएगा। तो यह हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यह हो जाएगा H2 गैस। और एक बहुत खुशी की बात है कि यहाँ बाई प्रोडक्ट बनने वाला है, तो इस सॉल्यूशन में बच गया Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस NaOH। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट में ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है? बाई प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अगर मान लो यही सवाल तुमको दे दिया बिहार बोर्ड इस बार, जैसे 18 में सवाल दिए हुए हैं, 2018 में, 18 का सवाल तो गजब न था, शानदार सवाल था 18 में। और 18 में सवाल क्या दिया है कि सोडियम फ्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया है, और उसमें ये भी ध्यान देना है कि किसको पहले, एनोड पहले लिख रहा है, कैथोड पहले लिख रहा है। अब जैसे इसमें कैथोड अर्ट एनोड पूछता तब आंसर क्या हो जाता? H2 और Cl2। अगर एनोड कैथोड पूछेगा तो ऑप्शन क्या होगा? Cl2 H2। ठीक है, तो ये सवाल पूछे हुए हैं, राइट? ठीक, नोट कर लो सर। तीसरा लिखोगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब यहां जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हुआ है इनॉट, तो अब देखो यहां पर, तो ये है ZnSO4, इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, ये वाटर डिसोसिएट करोगे तो यह हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब देखो एट एनोड, तो एट एनोड में सल्फेट और हाइड्रो ऑक्साइड में कौन जाएगा? तो हाइड्रो ऑक्साइड जाएगा। तो हाइड्रो ऑक्साइड का एक रिएक्शन है, चला इसको याद कर लो, अच्छा रहेगा। 2H2 लिक्विड सॉल्यूशन में चला गया, ये हो गया O2 गैस, अब प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज हुआ था। और एट कैथोड, तो कैथोड पर कौन जाएगा बोलो? जिंक और हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयन जाएगा। SRP का मान इसका क्या है? ज्यादा है, तो यह हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यह हो जाएगा H2 गैस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या लिखोगे? ऑक्सीजन लिबरेटेड एनोड एंड हाइड्रोजन लिबरेटेड कैथोड। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन क्या? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन बिटवीन जिंक इलेक्ट्रोड। अब देखो, तो जिंक इलेक्ट्रोड यहां एक्टिव हो गया, चला जिंक इलेक्ट्रोड एक्टिव हो गया, तो उसमें सल्फेट, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कुछ नहीं करेगा। अब यहां जो खेला होगा वो जिंक आयन का ही होगा। तो पहले कैथोड पर जाकर जिंक आयन डिस्चार्ज करेगा तो साइमल्टेनियस एनोड ऑक्सीडाइज होगा। तो इसमें जो पहला रिएक्शन लिखना होगा एट कैथोड, तो क्या हो जाएगा? ये Zn2 प्लस है और यह हो जाएगा जिंक सॉलिड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जिंक डिपोजिटेड एंड कैथोड, एंड तब यहां एट एनोड पर ये हमारा जिंक सॉलिड जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा।
नहीं, तो इसमें प्रोडक्ट क्या लिखोगे कि जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ Zn2 प्लस आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय एनोड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर। प्रोडक्ट लिखोगे जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड and equivalent amount of Zn2 plus ion oxidized by anode to the solution into solution। हो गया। अब इसी आधार पर तुम लोग बना सकता है। पांचवा लिखो, अब तुम लोग बनाएगा, अपने होमवर्क करेगा। पांचवा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। स्पेस छोड़ दो। छठा लिखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सॉरी नहीं, बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड। सातवां लिखो, जगह छोड़ देना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आठवां लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 aqueous solution, H2SO4 aqueous solution between प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और कुछ छूट रहा है, देखो तो चौथा क्वेश्चन में, लास्ट वाला क्वेश्चन भी चला, उसको भी लिखा देते हैं, इसमें वर्कआउट हो जाएगा। कुछ छूट रहा है, AgNO3 हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में लिखे, वो किसके इलेक्ट्रोड के बीच में लिखा है? तो ठीक है, एक नौवा लिख लो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब चला, अब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे। किस पर आएंगे? न्यूमेरिकल पार्ट पर। तो एक बात चीज देखो, कल हम लोग निकाले थे कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कितना निकाले थे? चला 96,500 कूलम्ब या 1 फैराड। यानी अगर चार्ज हमको निकालना है तो Q बराबर NE। N हमारा हो जाएगा क्या चीज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? चार्ज। यह हमारा हो गया चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है। और यह हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोल में, ठीक है। और यह हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और इसका कितना रखते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कभी कभी हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को दे दें, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वह है Q बराबर I इंटू टी, है ना। तो यहां पर जो Q है वो क्या है, चार्ज है। चार्ज इसका यूनिट क्या है यहां पर, कूलम। I क्या है, करंट है, तो इसका क्या है, एम्पीयर। और ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, सेकंड में। यानी 1 सेकेंड का करंट 1 एम्पीयर तक पास करेंगे तो 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगा। क्या, अगर 1 एम्पीयर करंट 1 सेकेंड तक पास करें तो 1 कूलम मिलेगा। 1 एम्पीयर का करंट 2 सेकेंड तक पास करेंगे 2 कूलम मिलेगा। अब इसमें 3 में से कोई 2 पता हो तो एक निकल जाएगा। जो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, करंट पास करेंगे तो टाइम भी तो लगेगा, टाइम भी क्या होगा, लगेगा। तो टाइम का कैलकुलेशन होगा, कितना देर करेंगे, कितना अमाउंट जमा होगा, ये भी निकलेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में